नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों आज हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं तीसरा सेट, और इस तीसरे सेट में हम लोगों ने लिया है 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले जो सेट थे उसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए कि 10 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और इस सेशन को साथियों यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहां पर मिलते हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज हैं और पीवाईक्यूज हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो हम आपको दे रहे हैं। ये साथियों हम आपको वो क्वेश्चन दे रहे हैं जो ऑफलाइन टेस्ट हम करवा रहे हैं, उसी चीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं आप सभी के सामने। तो इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 21। साथियों 21 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो ये हमने जूम कर दिया। अब यहां पर आपको बताना है कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के साथियों किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो इसमें दिया गया है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, शिवालिक पहाड़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प गलत हो जाएगा, इधर ये भी गलत हो जाएगा और इधर ये भी गलत हो जाएगा। तराई वाला प्रदेश जो होगा साथियों, जहां पर नदियां अपने आप निकलती हैं, स्वतः निकलती हैं भाबर प्रदेश में विलुप्त होने के बाद में, तो इस प्रदेश में क्या होता है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 22, और इस क्वेश्चन को आपको यहां पर सॉल्व करना है। इसमें आंसर क्या होगा, यहां पर आपके सामने हम थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ गया है। अब आपको यह बताना है कि भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए और इसके बाद उत्तर दीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये कह रहा है, तो ये बात सही है साथियों। इसके बाद कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है, तो यह भी बात सही है साथियों। कैसे सही है अभी हम व्याख्या तुरंत कर रहे हैं। गंगा मैदान की रचना जो हुई है एक अग्रगर्त में हुई है, तो यह भी सही है क्योंकि टेथिस में जो सागर था उसी में ही गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद कह रहा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट, और यहां पर देखिएगा भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और इसके बाद चीनी प्लेट, 3 प्लेटों के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो ये वाला साथियों हो गया गलत, क्योंकि भारतीय प्लेट जो टकराई है वह सिर्फ और सिर्फ यूरेशिया वाले प्लेट से टकराई है, ना कि यूरोप वाले प्लेट से टकराई है। तो यहां पर 2 ही प्लेटों का अभिसरण हुआ है, ना कि त्रिकोण वाला, तो ये बात हो गया गलत। बाकी रही गंगा के मैदान की बात, तो आपको ये पता है कि गंगा के मैदान में आप ये जो गंगा का मैदान है, इस गंगा के मैदान में आप नीचे वाले भाग को यदि आप अध्ययन किए होंगे तो आपको पता होगा कि यह गंगा का मैदान जो है इसके नीचे ये वाला भाग जो है एक टाइम पर क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर के ही सिकुड़ने के बाद और इसमें हिमालय से लाए गए मलबा के निक्षेपण के बाद इस हिमालय के तलहटी में निर्माण हुआ है किसका, गंगा यमुना के मैदान का। आगे पहला वाला ऑप्शन, यहाँ पे दूसरे पे चलते हैं। दूसरा वाला जो ऑप्शन है साथियों, दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि आपको ये पता है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है इस तरह से 1, 2 और 3, तो इस तरह से इसके बीच में जो ये वाली घाटी है, यानी कि अगर हम आपको दिखाएं इस तरह से बना करके कि मान लीजिए कि एक हिमालय ये हो गया और एक हिमालय ये हो गया और एक हिमालय ये हो गया। मान लीजिए कि यह हो गया शिवालिक और यह हो गया मध्य हिमालय और यह हो गया ग्रेट हिमालय। इसके बीच में ही किसका निर्माण हुआ है, इसमें निर्माण हुआ है इसका। तो ये एक हिमालय है और ये एक हिमालय है, तो एक सम अभिनति है। अभिनति किसको कहते हैं, जब नीचे उठा हो। अपनति किसे कहते हैं, ऊपर उठा हो। तो यह जो कि घाटी है कश्मीर घाटी, यह एक सम अभिनति में धसा हुआ है साथियों। आगे देखते हैं हम लोग पहला वाला ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है यह दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो यह भी हमने आपको पढ़ाया है ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन वाले में भी, कि यह जो इस तरह से है और इसके बाद यहाँ पर यह आपको मिलता है इंडियन प्लेट का
जो ये वाला मेघालय वाला भाग है ये यहाँ पे मिलता है। तो ये मेघालय वाला भाग जो है यह प्रायद्वीपीय पठार का ही यह भाग है, लेकिन बाद में यह मालदा गैप जो कि थोड़ा सा धंसा हुआ भाग था, इस गैप में गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्रा और इधर से गंगा, इन दोनों के द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेपण के बाद यह भाग जो गहरा हुआ था, इस गैप में इसके निक्षेपण से यह भाग क्या हो गया, एक मैदान के रूप में हो गया, नवीन मृदा के रूप में ऊपर आ गया, और यह किससे हो गया, इस वाले प्रायद्वीपीय भारत से यह हो गया अलग। आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से 1, 2 और 3, ये तीनों सही है, चौथा वाला हो गया गलत, तो आपका पहला विकल्प हो गया सही। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह जो क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं ये आईएएस में आया हुआ है। इसमें कह रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। ये बात सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग जो प्राप्त करता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी बात सही है। लेकिन साथियों ये जो कथन कहा गया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हमेशा बहती हैं, इसका कारण यह नहीं है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो इसलिए यहाँ से हर वर्ष के हर माह जो है यहाँ से नदियाँ पानी लेकर के निकलेंगी, क्योंकि मानसून तो एक सीमित समय के लिए आता है और यहाँ से जो पानी यहाँ से आता है इन नदियों में वह वर्ष भर रहता है। तो इसका मूल कारण क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर क्या होता है, बर्फ होता है, इसलिए यहाँ से नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। तो ये दोनों कारण, तो ये जो लाइनें हैं ये लाइनें तो सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है साथियों। तो इसकी व्याख्या क्या सही होगी, अब आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या कौन सी सही होगी। अब देखिएगा यहाँ पे है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। वही क्वेश्चन है, वही लाइन है, ठीक है, सही है, निकलती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो ये बात सही है साथियों। और इसी वजह से यहाँ से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, यानी कि वर्ष भर बहती हैं, क्योंकि ये बर्फ जब पिघलता है तब यहाँ से नदियाँ पानी लेकर के निकलती हैं। तो ये बात सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किस चीज़ का। अब भाबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह हो गया हिमालय, ये हो गया हिमालय, हिमालय के जस्ट एकदम तराई वाले भाग में एकदम से उसके पैर के पास में यहाँ पे ढेर सारे इधर से हिमालय से लाए गए बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे क्या कर दिए गए, निक्षेपित कर दिए गए। अब ये जो बड़े बड़े पत्थर वाली संरचना वाला भाग है, यह इतनी संरचना भाबर कहलाती है। क्या कहलाती है, भाबर कहलाती है। अब भाबर के आगे यहाँ पर कैसी है, ये मृदा जो है एकदम से बारीक रेत युक्त मृदा है। तो यह मृदा जो होती है यह क्या कहलाती है, यह तराई कहलाती है। तराई वाले क्षेत्र में साथियों यहाँ से नदियाँ जो विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ से आने वाली नदियाँ इसमें नीचे नीचे प्रवाहित होने लगती हैं, वही आ करके यहाँ पे फिर निकलने लग जाती हैं। यानी कि यहाँ पे ऊपर आपको नहीं दिख रहा होगा कि ये नदी कहाँ पे है, ऊपर से नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे नीचे जा रही हैं नदियाँ। तो ये वाला कौन सा हो गया, यह हो गया भाबर। कौन सा हो गया, भाबर। और यह क्या हो गया, यह हो गया तराई। तो इस तरह से तराई है। ठीक है, अब कह क्या रहा है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किस चीज का, मध्य भूमि स्थिति का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद स्थिति का और अनुसमुद्री स्थिति का। तो क्या यह मध्य भूमि में स्थित है, नहीं है। अंतरा पर्वतीय है, नहीं है। और इसके बाद जो है गिरिपद है, तो गिरिपद मतलब पैर के नीचे एकदम गिरा हुआ है, यानी कि हिमालय का पैर मान लीजिए इसको, तो उसी के पैर के पास में, तो यह गिरिपद स्थिति में है साथियों। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है साथियों, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कहा क्या गया है, कुछ पर्वत श्रेणियों को दिया गया है और इन पर्वत श्रेणियों को कहा गया है कि इनको क्रम से मिलाइए, और इनका क्रम जो मिलाइए आप, वह दक्षिण से उत्तर की तरफ मिलाना है आपको।
इधर क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये क्रम मिलाना हुआ है आपको। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अधूरा दिया गया, टाइपिंग नहीं है, लेकिन यह क्रम इसमें मिलाना है। तो अब आप बताइएगा इसमें जो क्वेश्चन है यह, इसका सबसे दक्षिण में कौन सा श्रेणी होगा। इनमें से जास्कर तो नहीं होगा, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। तो इसमें से आपका ये वाला जो कि धौलाधर है, यह आपका सबसे दक्षिण में मिल रहा है। धौलाधर के ऊपर अगर जाते हैं आप, पीर पंजाल है, तो पीर पंजाल इसमें है नहीं। फिर इसके बाद मिलता है जास्कर, तो जास्कर आपको मिल जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 1। इसके बाद आपको मिलता है, जास्कर के बाद मिलता है लद्दाख। लद्दाख आपका है 3 नंबर पे, तो यहाँ पे आपका 3। इसके बाद आता है लास्ट में एकदम सबसे उत्तर में, वो आता है काराकोरम। तो काराकोरम ये हो गया। तो आपका उत्तर हो गया 21, 34, और 21, 34 है आपके पहले ही विकल्प में। तो इस तरह से साथियों आपका 26 नंबर भी क्वेश्चन हुआ। साथियों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, बाकी और कुछ भी नहीं हमें मिल पाता है आपके लाइक से, बस इतना ही मिलता है। लेकिन आप लाइक कर देंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। अब देखिएगा यहाँ पे पर्वत चोटियां दी गई हैं और इनसे कहा जा रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट में क्रम आप मिलाइए। तो ईस्ट में, सबसे ईस्ट में इन पर्वतों में से कौन सा सबसे ईस्ट में हो सकता है। कंचनजंगा। कंचनजंगा जो होगा यह तो होगा सिक्किम में, यह होगा कहाँ पे, सिक्किम में। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है उसके पूर्व में, तो अरुणाचल प्रदेश का इसमें कोई पर्वत दिख नहीं रहा है, यानी कि आपका सिक्किम वाला ही पर्वत सबसे पूर्व में हो जाएगा। और यह कौन सा हो जाएगा, मान लेते हैं हम कंचनजंगा। कंचनजंगा मिल जाएगा आपका, 1 हो गया यह। इसके बाद दूसरा पर्वत हम लोग लेते हैं, इसके जस्ट कंचनजंगा से सट करके यहाँ पे आपको, इधर अगर पूर्व में आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी दूर पे मिल जाता है एवरेस्ट। कौन सा मिलता है, एवरेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से कंचनजंगा के बाद आपका मिल गया एवरेस्ट। कंचनजंगा और एवरेस्ट, इसमें कंचनजंगा है ही नहीं, ये भी कट गया, इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया, इन दोनों में है, तो ये इन दोनों पर विचार करते हैं, कंचनजंगा और एवरेस्ट। यहाँ पे कंचनजंगा, धौलागिरी, ये भी कट गया, तो आपको उत्तर मिल गया आसानी से, कंचनजंगा और एवरेस्ट। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन। 28 नंबर पर आप देखिएगा साथियों, इसमें दिया गया है कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। तो यहाँ पे 2 श्रेणियों की बात की जा रही है और इन श्रेणियों के मध्य में पूछा जा रहा है कहाँ पे, कौन सी 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके मध्य में कि यह हिमालय के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए एक का श्रेणी ये, एक श्रेणी ये हो गया, और ये हो गई कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी हो गई। अब कश्मीर घाटी जो ये है, अब इसको आपको बताना है कि किन 2 श्रेणियों के मध्य में स्थित है। लद्दाख और जास्कर के मध्य में स्थित है क्या, तो यह आप कहेंगे कि नहीं, लद्दाख और जास्कर के मध्य में नहीं स्थित है। तब आपसे पूछा जाएगा कि चलिए अब दूसरे विकल्प भी बताइए। तो दूसरा विकल्प है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है क्या, तो आप कहेंगे हाँ स्थित है। और दोनों विकल्प को देख लेते हैं, बृहद हिमालय जास्कर कह रहा तो नहीं, काराकोरम लद्दाख कह रहा तो नहीं। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा, यानी कि 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी हिमालय में संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जो संसाधन प्रदेश हैं, उस संसाधन प्रदेश में कौन सा संसाधन पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय के संसाधन प्रदेश में कौन सा संसाधन पाया जाता है, वन पाया जाता है, या धात्विक खनिज पाए जाते हैं, या कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं, या आणविक खनिज पाए जाते हैं। आणविक तो मिलता नहीं है, कार्बनिक खनिज भी नहीं है, धात्विक खनिज भी नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाता है वन, क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं कोणधारी वन। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। साथियों यदि अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डार द्वारा अलग होता है। तो इसका साथियों में ऐसे मैप द्वारा बता देते हैं आपको, और यहाँ पर मैप द्वारा आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, यह है आपका, मान लीजिए ये सादा सा बोर्ड हो गया। अब इस बोर्ड में हम आपका बता देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा मैप, यहाँ पे आप मान लीजिए कि हो गया अंडमान, और इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाता है कौन सा,
ग्रेट निकोबार, और इसके बाद जो है छोटा अंडमान, छोटा अंडमान, और यहाँ पर ग्रेट निकोबार। इन दोनों के मध्य से एक लाइन गुजरती है साथियों, एक लाइन गुजरती है 10 डिग्री नॉर्थ लाइन, जिसको कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। तो किसके किसके मध्य में जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों। तो इस तरह से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया साथियों तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप साथियों पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन और क्विज करते रहिए। चलिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।